साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हमने पिछली क्लास जो थी वो छोड़ी थी वायु राशियों पर, और एक लंबा सा विराम आ गया किसी सामाजिक कारण के कारण। तो आज फिर हम एक बार पुनः जुड़ते हैं उन्हीं टॉपिक के साथ, एनसीईआरटी या फिर हम बात करें नेट जेआरएफ के लिए या प्रथम श्रेणी व्याख्याता के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण रहेंगी। मैं आपका एक संदेह दूर कर दूं कि कई बच्चों ने फ़ोन करके ये पूछा कि सर आपका जो संतवीर सर का चैनल है उस पे आप प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता में थोड़ा विराम आया है किसी कारण को लेकर, तो क्या आप पर्सनल कराओगे या वहाँ करवाओगे? तो दोनों ही चलेंगे। यहाँ केवल एनसीईआरटी और जो सिलेबस प्रथम श्रेणी व्याख्याता से एक्स्ट्रा है जो लगभग नेट जेआरएफ में पूछा जाता है वो मैं यहाँ करवाऊंगा। तो करते हैं हम बात आज बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। बात करेंगे आज वायु राशियों पर, एयर मास पे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एयर मास या वायु राशियां जो है वो सबसे पहले दी किसने थी। तो ध्यान दें इस पे, बर्ग्रान ने, बर्कनीज ने या फिर सोलबर्ग ने। बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी कि वायु राशियां जो शब्दावली है उसका प्रयोग जो करने वाला था बर्ग्रान था, और बर्ग्रान ने इसके जो दो साथी रहे जिसमें बर्कनीज सोलबर्ग हैं, ये भी क्या है कि वायु राशियों के बारे में अपनी विस्तृत जो टिप्पणी थी वो दी थी। वायु राशियां है क्या, या फिर इनका हमारे मौसम विज्ञान में क्या महत्व है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं। जो वायु राशियां हैं उससे हमारे जो मौसम विज्ञान है उसमें मौसम संबंधित एक अल्पकालिक का मतलब यानी 36 घंटे या 24 घंटे पूर्व हमें मौसम की जानकारियां जो है वो प्राप्त हो जाती है, या पूर्वानुमान लगाने में हमारा वायु राशियां सहयोग करती है। तो बात वायु राशियों की, तो वायु राशियां होती क्या है, देखो इन शब्दों को पकड़िएगा। वायु का मतलब तो एक वायुमंडलीय मिश्रण है, और दूसरी बात राशियां, तो राशियों का मतलब यहां जो है वो एक तरह से एक ऐसे विशाल और स्थिर और एक जैसी भौगोलिक और भौतिक विशेषताएं रखने वाली वायु के पुंज को हम वायु राशियां कहते हैं। दोबारा ध्यान दें इस बात पे कि वायु राशि में मुख्यतः जो शब्द है वो एक आर्द्रता व तापमान के विशिष्ट जो लक्षण हैं, तो आर्द्रता तापमान के विशिष्ट लक्षणों को व्यक्त करने वाला कोई विशाल वायु जो पुंज है उस पुंज को ही हम वायु राशियां कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि बर्कनीज ने, बर्ग्रान ने और सोलबर्ग ने क्या किया, वायु राशियों के बारे में विस्तृत टिप्पणी दी जो कि हमारे मौसम विज्ञान में पूर्वानुमान लगाने में हमारा सहयोग करती है। तो अब हम बात करेंगे वायु राशियां होने के लिए या वायु राशियां पैदा होने के लिए कौन सी ऐसी दशाएं हैं या भौगोलिक दशाएं हैं जो विशेष तौर से वायु राशियां के निर्माण में अपना सहयोग करती है। तो सबसे पहली बात आती है कि विशिष्ट जो है क्षेत्र हो। विशिष्ट क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्षेत्र की एक बात तो यह आती है कि क्षेत्र समरूप हो, और तापमान व आर्द्रता जो स्थितियां हैं वो भी क्या हो, समरूप हो। बात यहां तक समझ में आ गई होंगी। विशिष्ट क्षेत्र का मतलब है या तो वो पूर्णतया महाद्वीपीय हो, या फिर पूर्णतया महासागरीय हो, या फिर स्थायी ग्लेशियर हो। क्षेत्र की समरूपता का मतलब भी यहां यही लिया जाता है कि ऐसा कोई क्षेत्र या तो वो पूर्णतया मरुस्थलीय हो, या पूर्णतया मैदानी हो, या फिर पूर्णतया जो है महासागरीय या महाद्वीपीय हो। तो ऐसी स्थिति में जब तक धरातल जो हमारा सरफेस है उसमें समरूपता नहीं होगी तब तक किसी वायु राशि का पैदा होना असंभव हो जाता है।
बात आती है कि तापमान या फिर आर्द्रता की जो स्थितियां हैं वो भी समरूप तब होंगी जब विशिष्ट क्षेत्र हमारे पास मौजूद होगा। तो कुल मिला के बात यह आती है कि वायु राशि एक ऐसा विशिष्ट गुण है जलवायु का जिसमें तापमान और आर्द्रता की स्थितियां क्या रहती हैं, सामान्यतः एकदम समरूप रहती हैं और वही विशिष्ट तौर से हमारी वायु राशियों का निर्माण करने में सहयोग करती है। आज हम ये वायु राशियां पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वायु राशियां जब मैं आपको करवा रहा हूं तो उसके बाद जेट स्ट्रीम, आर्द्रता, जहां से नेट जेआरएफ में प्रथम श्रेणी में भी बहुत बार, कॉलेज व्याख्याता में भी बहुत बार और अन्य जो एग्जाम्स रहते हैं आरपीएससी के, यूपीएससी के, उनमें भी इसको बहुत बखूबी से पूछे जाते हैं और हमें बारीकियों का पता होना जरूरी है ताकि मैं आपको चक्रवात करवा पाऊं। तो बात समझ में आ गई होगी कि वायु राशियां किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वायु राशियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो वायु राशियों में प्रकार हम बताएं तो मुख्यतः आपको पहले समझना होगा कि वायु राशियों में दो विशिष्ट क्षेत्र हैं हमारे पास। एक अगर गौण क्षेत्र को भी हम शामिल कर लें तो गौण क्षेत्र कौन सा है? आर्कटिक क्षेत्र। कौन सा? आर्कटिक क्षेत्र है जिसको हम ए से शो करेंगे। किसे? ए से शो करेंगे आर्कटिक क्षेत्र को। और हमारे पास क्या है? एक सी शब्द इस्तेमाल हम करेंगे। सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय। सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय। और एम का मतलब है मैरीन, यानी कि महासागरीय। बात समझ में आ गई कि मैंने कहा विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्रों में या तो पूर्णतया महाद्वीपीय है या पूर्णतया क्या है? महासागरीय है या फिर पूर्णतया आर्कटिक क्षेत्र का है। तो यहां सी जो शब्द है वो कॉन्टिनेंटल को शो करता है और एम मैरीन को और ए आर्कटिक जोन को परिभाषित करता है। तो आर्कटिक जो क्षेत्र है वो एक तरह से महाद्वीपीयता को शो करता है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे। आप तो कहोगे कि सर आर्कटिक तो एक तरह का सागरीय क्षेत्र है, मैं अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहा हूं, आर्कटिक की बात कर रहा हूं। अब यहां एक शब्द आता है महाद्वीपीयता। ये बहुत सारे विद्यार्थी जो है नहीं जानते। महाद्वीपीयता जो शब्द है, इस शब्द को समझिए कॉन्टिनेंटल शब्द को। तो महाद्वीपीयता शब्द का मतलब यहां दोबारा फिर ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। इसका मतलब होता है समुद्र तल से दूरी और ऐसी अधिकतम दूरी जहां पर जलवायु जो है उस पर महाद्वीपीय लक्षणों का दिखाई देना। अब दोबारा फिर अगर इस चीज को देखेंगे तो महाद्वीपीयता का मतलब है कि समुद्र से इतनी दूरी पर स्थित वो क्षेत्र जिस पर जलवायु के जो प्रभाव हैं वो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके परिलक्षित होते हों, तो उसको महाद्वीपीयता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम जलवायु के टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं ये बात आपको स्पष्ट करूंगा, क्योंकि जितना अधिक समुद्र तल से दूर है उतना ही जलवायु पर धरातलीय प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो उसको महाद्वीपीयता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये कितने प्रकार की होती है? क्या कितने प्रकार की होती है वायु राशियां? मुख्यतः अगर हम बात करें एनसीईआरटी कक्षा 11 की तो उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 5 प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि मैंने लिखा सी, मैंने लिखा एम, यानी कि कॉन्टिनेंटल, मैरीन और एसी का मतलब यहां हमने लिया है पूर्णतया आर्कटिक क्षेत्र की महाद्वीपीयता प्रभावित जलवायु, जहां पूरा का पूरा भाग जो है एक स्थायी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो बात सी की कर रहे हैं तो सी में 2 जोन हम शामिल करते हैं। कितने? 2 जोन। 2 जोन में क्या आएगा? सी कॉन्टिनेंटल है। अब कॉन्टिनेंटल तो सी तो लगा ही लगेगा, लेकिन अगर इसके साथ एक शब्द और जोड़ा जाए पी, पोलर, ध्रुवीय, तो यह हुआ कि पूर्णतया महाद्वीपीय ध्रुवीय जलवायु। और इसके साथ अगर मैं सी टी लगा दूं बड़ा, तो इसका मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन की जलवायु, या मैं यूं कहूं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। और इसको मैं क्या कहूं? ये ध्रुवीय महाद्वीपीय जलवायु। अब इसी तरह से मेरीन को भी हम कितने भागों में बांट लेंगे? 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में जब बांटते हैं तो अगर मैं एम पी लगाऊं तो इसका मतलब हुआ पूर्णतया महासागरीय उपध्रुवीय या ध्रुवीय जलवायु, और इसका मतलब हुआ एम टी का मतलब हुआ महासागरीय
महासागरीय ट्रॉपिकल जोन की जलवायु, या मैं यूं कह सकता हूं कि पूर्णतया उष्ण कटिबंधीय महासागरीय जलवायु। अब देखो हमारे पास नंबर 1 मुख्य, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि मुख्यता जो है महाद्वीपीय और महासागरीय और आर्कटिक जोन की। तो मुख्य हमारे पास 5 तरह की वायु राशियां हैं। अब इनको अगर हम उप विभागों में विभाजित करें तो ये टोटल जो है वो 16 प्रकार की हो जाती है। कितने? 16 प्रकार की। और अगर हम आर्कटिक क्षेत्र के महाद्वीपीय जलवायु राशि के प्रभाव को पढ़ें तो ये टोटल कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है 17। तो अब थोड़ा सा आगे हम देखेंगे तो बात और समझ में आ जाएगी। अब इसको मैं क्या करूं, ध्यान देना, ये शब्द ही तो हैं जिनको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वायु राशियां कहां काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, तो थोड़ा सा मैं यहां और बताना चाह रहा हूं आपको कि कॉन्टिनेंटल जो वायु राशियां होती हैं जिन पे महाद्वीप के प्रभाव परिलक्षित होते हैं, वो अक्सर क्या होती है? शुष्क होती है और सामान्यता या तो अत्यधिक गर्म होती है या ठंडी होती है, या तो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी। जैसे इसको अगर मैं कहूं तो ये सूखी भी है, बाहरी है। बाहरी का मतलब इनका जो वायु दाब है वो ज्यादा है और ठंडी है। और अगर इसकी बात मैं करूं तो ये कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की है, तो ये हल्की है और सूखी है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सामान्यता ये जो कॉन्टिनेंटल वाली वायु राशि है उस वायु राशि की तुलना में ये वायु राशियां अपना अलग प्रभाव परिलक्षित करती है। तो एमपी का मतलब है महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ये क्या है? ये सीपी की तुलना में अधिक भारी आर्द्रता युक्त होती हैं, जो सामान्यतः महाद्वीपों की तरफ जब गति करती है या अन्य चक्रवातों की स्थिति बनती है या वातागर बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है महाद्वीपों पर वृष्टि के लिए उत्तरदायी होती है। एमटी क्या होती है कि सामान्यतः ये जो धरातलीय यानी सीटी की तुलना में, दोबारा ध्यान देना, सीटी की तुलना में ये कम गर्म होती है, अधिक आर्द्रता युक्त होती है। तो ये सामान्यतः जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर मौसमी बदलावों के लिए जानी जाती है, या मैं यूं कह सकता हूं कि मानसूनों के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम इसको आगे और भागों में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने में? 4 भागों में इसी चीज को देखिए। अब मैं इसको क्या लिखूं? सीपी तो है ये और ये भी सीपी है ना। अब सीपी के साथ ठंडी है या गर्म, दोबारा ध्यान देना इस बात पे कि ठंडी है या गर्म। तो सीपी जो है वो 2 तरह की हो सकती है, क्योंकि महासागर जो होते हैं वो सामान्यतः जो महाद्वीप होते हैं उनकी तुलना में गर्म होते हैं। तो जो सीपी के साथ या तो कीन या फिर वार्म, यानी कि अब इसको मैं बोलूंगा कि महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि, इसको बोलूंगा महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। ये जो के है, के का मतलब यहां कीन से है, और कीन एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है ठंड, यानी कि कोल्ड कीन। अब अगर इसको मैं बांटूं तो वो भी इसी तरह से 2 भागों में बंट जाएगी। क्या? सी टी ट्रॉपिकल जोन की एक तो गर्म वायु राशि है यानी कि वार्म, और एक कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन की यानी ठंडी वायु राशि है। इसी तरह से इसी के अंदर भी क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी 2 भाग हो जाएंगे, यानी कि एम पी डब्ल्यू और एम पी की। अब यानी मेरीन पोलर वार्म जलवायु, और इधर भी है कि मेरीन पोलर कीन जलवायु, यानी कि महासागरीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि। इसी तरह से इसी में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि एम टी डब्ल्यू और एम टी की, यानी कि महासागरीय ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु और महासागरीय उष्ण कटिबंधीय
ठंडी जलवायु। लेकिन अब बात यह आती है कि वायु राशियां जब निर्मित होती हैं तो इनके अंदर सामान्यता क्या होती है, स्थिरता या अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। यहां आपको एक बात ध्यान करनी होगी कि वायु राशियों के निर्माण के लिए अनुकूल जो स्थिति है वो होती है वायु का अपसरण वाला क्षेत्र होना चाहिए, यानी वायु राशि कोई भी गर्म या ठंडी एक दूसरे से दूर जानी चाहिए, अपसरण वाला क्षेत्र होना चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं यहां कि अभिसरण वाला क्षेत्र जो है वो वायु राशियों के निर्माण के लिए अनुकूल दशा नहीं है, क्योंकि वहां पर दो वायु राशियां जो होती है जब मिलती हैं तो उन वायु राशियों की जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वायु में अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो अब ध्यान रखना कि वायु राशियों में सामान्यता समय समय पर अस्थिरताएं पैदा होती हैं। तो या तो अस्थिरता पैदा होती है या लंबे समय तक एक वायु राशि जैसे सहारा के मरुस्थल की है, या फिर मध्य यूरेशियन प्रांत की है, या फिर उत्तरी अमेरिकन प्रांत की है, या फिर आर्कटिक क्षेत्र की है, ये एक लंबे समय तक इनके ऊपर अपने मूल जो विशिष्ट क्षेत्र होता उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। अब बात यहां आती है कि इसको मैं आगे 16 भाग मैंने आपको बताए थे, इसको अलग अलग कर ले तो हम, तो इसके अगर अगले भाग में बताऊं तो इसको भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि CPWS छोटा s, इसका मतलब स्टेबल, यानी कि महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि जो कि स्थिर है, और इसको मैं लिखूं CPWU अनस्टेबल, है ना। तो समझ गए होंगे आप बात। अभी इसको भी मैं क्या लिखूं, CPK छोटा s और CPKU। इसका मतलब हुआ कि जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है वो वायु राशि ठंडी है और इसमें भी स्थिरता अस्थिरता की स्थिति है। अब इसको आगे फिर हम दो भागों में इसको बांट लेते हैं, तो बड़ा आसान काम है, यानी कि आपको सिर्फ ये शब्द समझने हैं। तो CTWS स्थिर है और CTW अनस्टेबल, यानी कि ये अस्थिर वायु राशि है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, जैसे CTK छोटा s CTKU, समझ गए होंगे। इसी तरह से इनके भी भाग हम कर देंगे, एक तरफ अस्थिर एक तरफ स्थिर। तो कुल मिला के ये उपभागों सहित 16 प्रकार की वायु राशियां होती हैं। अब आपको मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसी तरह से आगे आप और लिख लेना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये वायु राशियां मैंने क्यों बढ़ाई, क्योंकि वायु राशियों में 3 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनको अगर हम कहें कि एक तो हमारे पास ब्रगरान था और बर्कनीस और सोलबर्ग। या ब्रगरान ने जो हमारे मौसमी दशाएं हैं उनके पूर्वानुमान के लिए, या समुद्रों में उठने वाले तूफान या लहरों के पूर्वानुमान के लिए वायु राशियों की परिभाषित किया और इसको मौसम विज्ञान में लेकर आए। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद। आप अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप शेयर करें, साथियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।